एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुरभि बोलो। सर मैं बोल रही थी जैसे आपने जो भी ये पीपीटीज वगैरह अपलोड किए हैं, ये भागवत गीता उपनिषद और इन सब की, तो ये हमारे को एग्जाम्स में पढ़ने के लिए इतना सफिशिएंट होगा क्या? हाँ काफी है, बहुत काफी। और सर मतलब ये जैसे कुछ कुछ चीजें इनमें खाली हेड पॉइंट्स हैं, तो उनको हम डिटेल में अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो वो कैसे? यदि आपने समझ रखा है उनको तो हाँ आप जी। लैंग्वेज में उनको डिटेल करिए। ओके। ज़्यादातर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कोशिश करिएगा कि हालांकि इनके कंसेप्ट मिल तो जाते हैं इंटरनेट में भी। अच्छा। आपको समझाया भी इसलिए था कि आप पहले समझ लें, और कहीं कुछ होता है यदि इससे रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो वो फिर देखूंगा, फिर वो मिल जाएगा, वो पूरा इंटरनेट में अवेलेबल है सारा कुछ। ओके ओके। आपको बस तो सर अभी तो क्या है कि वैसे सर हमें पता चला है कि 10th जनवरी से हमारे एग्जाम्स है मतलब। ओके ओके। तो तो आपकी मत लीव कब से है? सॉरी सर। प्रिपरेशन लीव कब से है सर आप? वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, मतलब लगभग 25th तक तो क्लासेस होंगी ही होंगी मतलब। ओके। और फिर एक ही वीक की सर प्रिपरेटरी लीव मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें कुछ खास हो नहीं पाएगा, मतलब ये है कि अगर हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे, कोई डाउट लगता है तो हम आपको एक क्लास को मतलब बता सकते हैं पहले, तो आप उस वीक में क्लास रख लें तो उससे हम अपना क्लियर आउट कर लें सारा कुछ। क्योंकि मतलब शायद दो दो मॉड्यूल्स या कुछ ऐसे ही आएगा सर, मुझे भी पूरा पता नहीं है, हम लोगों को पूछना पड़ेगा सर से हम्म। कि कितने मॉड्यूल्स आएंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रहा है और सारा सिलेबस भी हर सब्जेक्ट में कवर नहीं हुआ है क्योंकि। अच्छा। तो वही है कि सब थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ स्टडी मतलब मॉड्यूल्स में ही आएगा, तो देखो अब क्या होता है। हम्म। तो अगर सर जैसे हमें कुछ टॉपिक ना समझ आए और हम आपको बताएं तो उसमें आप फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके 1 घंटे की आप क्लास ले सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ हो तो जरूर बताइएगा। हाँ और जी सर, ताकि हम लोग अभी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें सर, फिर ताकि क्योंकि अगर कुछ ना समझ आए तो आपको बोलें, फिर 2-3 टॉपिक्स एक साथ करेंगे तो 1 घंटे में वो 2-3 टॉपिक्स ही कवर हों ताकि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके सर, फिर मैं अभी सर देखते हैं, हम सर से पूछते हैं कितना सिलेबस रहेगा हमारा, तो उस हिसाब से फिर आपको बता देंगे हम। श्योर 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 बता दीजिए। आपके ओके यहाँ कोई सर। नया एडमिशन हुए हैं क्या? नहीं सर, नया तो नहीं हुआ कोई। कोई खुशबू गोलचा और सोनल? हमारी क्लास में सर एमएससी में? हाँ एमएससी में। सर पता नहीं, आज तक कल तक तो कोई नहीं था, आज कोई हो गया तो पता नहीं, क्योंकि आज तो कैंपस गए नहीं हम लोग। एक जन का मैसेज आ रहा है, वो दिख रहे हैं कि टू न्यू स्टूडेंट हैव ज्वाइन टुडे अच्छा। योग, मिस्टर सोनाल और खुशबू गोलचा। ये जो भी लोग होंगे, ये ग्रुप इनको ग्रुप में भी ऐड किया होगा। सर हाँ पता नहीं, मैं लोगों को ऐड तो किया है आज वहां पे, मतलब अपने जो आपके पास भी आप भी हैं उस ग्रुप में, हाँ 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 बट हाँ। उसके अंदर ऐसे कोई नाम नहीं पता चल रहा कि कौन है ये। ओके ओके ओके। तो एक काम करिए, इनको लिंक मैं दे देता हूँ। हाँ सर, आप ही को देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो नंबर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके। लिंक आएगी कहीं से?
मैंने शेयर की है, लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में। जो 2 नए स्टूडेंट आए हैं उनसे कह दीजिए ज्वाइन कर लें। हाँ जी सर, मैंने भी मैसेज डाल दिया है ग्रुप में। ओके ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जब से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। गायत्री ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम टू ऑल। कल हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद को कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले ईशावास्य उपनिषद कंप्लीट हो गया था। दिमाग में यदि आ रहा होगा कि सवाल आ रहे होंगे कि इनके क्वेश्चंस कैसे आने हैं, तो इनके क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। कि जैसे मैंने ईशावास्य उपनिषद पढ़ाया, सो ईशावास्य उपनिषद के बेसिक कंसेप्ट क्या क्या थे? तो कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कर्मनिष्ठा, जगत, ईश्वर, ऐसा करके था ना। तो उसमें कुछ भी ऐसे पूछ देंगे, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द ईशावास्य उपनिषद, या व्हाट इज द, है ना, पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ ईश्वर एंड जगत, इस तरीके से। तो जो उससे रिलेटेड, है ना, श्लोक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। श्लोक नंबर आप दिमाग में रखिएगा, उसके मीनिंग्स को दिमाग में रखिएगा, तो आप आसानी से चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से, है ना, कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कुछ लोगों के अभी क्वेश्चंस रहे, है ना, कि ये जो पढ़ाए गए हैं सारी चीज़ें, तो इनका जो है एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम में कैसे आएंगे? जैसे सांख्य दर्शन का है, भगवत गीता का है, बहुत सारी चीज़ें। तो एक जो बहुत अच्छा मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, या एक अच्छा सा सजेशन, वो ये है कि जैसा आपका सिलेबस है ना, वैसा क्वेश्चन है। सिलेबस आपने देखा ना, उसमें कंसेप्ट ऑफ ज्ञान योग, कंसेप्ट ऑफ भक्ति योग। सो क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, है ना। और ना हम पूछेंगे घुमा फिरा के आपसे, केवल और केवल आप कोशिश करिएगा कि जस्ट जस्ट एक सेकेंड, कौन है? सोनल, आप यहाँ पे आ गए ना, ज्वाइन कर लिया सोनल? तो मैं बात कर रहा था कि जो एग्जामिनेशन आप, है ना, जो क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंटेंट। सिलेबस कंटेंट आपका बहुत सिंपल सा है। जैसे फर्स्ट यूनिट आप देखेंगे तो उसमें दिया है द मीन्स ऑफ नॉलेज, द 3 अफ्लिक्शंस, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्मोगॉनी, द कंसेप्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसे ही मैंने स्लाइड भी तैयार की, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उससे रिलेटेड जो पॉइंट हैं वो स्लाइड भी मेंशन है। कुछ ऐसे स्लाइड हैं, कुछ ही स्लाइड हैं जिनको मैंने डिटेल्ड नहीं किया। फॉर एग्जांपल भक्ति योग, तो भक्ति योग में द टाइप भक्त, तो टाइप ऑफ भक्त को मैंने क्या किया है, मैंने उसको डिटेल नहीं किया है। कोई वेटिंग में क्या? ओके। सो यहाँ पे टाइप ऑफ भक्त, टाइप ऑफ, इनको हम लोग डिटेल नहीं किए, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड में सुना है। तो यदि आपको लगे कि इनके बारे में डिटेल्ड कहाँ मिलेगा, तो गूगल के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको टू द पॉइंट आप चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका कुछ हिंदी, है ना, या इंग्लिश, जिसमें जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट होते हैं, उस लैंग्वेज में हम कोशिश करेंगे आपको दे देंगे। लेकिन आप मेरे को टेक्स्ट करिएगा बिफोर, है ना। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम कल होना है, आप मेरे को आज भेज रहे हैं। तो आप पहले एक तो अपना सिलेबस देखिएगा, और सिलेबस देखने की ज़रूरत उन्हीं को ज़्यादा पड़ेगी जो लोग क्लास को अटेंटिवली नहीं सुने। जिन लोगों ने क्लास को ऑलरेडी सुना हुआ है, ऑलरेडी समझा हुआ है, उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऑलरेडी लेक्चर अपलोड भी हैं, MS टीम में लेक्चर अपलोड हैं, आपके ऑलरेडी अमेज़ॉन में लेक्चर अपलोड हैं, है ना।
तो आप माइक्रोसॉफ्ट वीडियो में जाके वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड करके सुन लीजिए, है ना, शेयर कर लीजिए आपस में फ्रेंड सर्किल में। तो जहाँ जो चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं मिल रही वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। जनवरी में आप लोग के एग्जामिनेशन की फाइनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुआ है जिसको एंड सेमेस्टर कहते हैं। तो एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम इस समय लगभग 3/4 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए जो नए स्टूडेंट हैं वो, उनको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो या तो पीपीटी जाके देखेंगे या तो हमारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, है ना, तो आप वहाँ से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, MS टीम पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी होती हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में जाइए, रिकॉर्डिंग, है ना, जैसे आप MS टीम पे फाइल में जाते हैं और आपने देखा होगा कि स्टडी मटेरियल है और एक ऑप्शन वहाँ पे रिकॉर्डिंग का रहा है। यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपको this it is a file option. Click here and go to the option of class recording. Okay. So here mention the two options, class material and the class recording. So class material में click करेंगे, so there are various type of PPT and PDF related to your syllabus, है ना, content. और class recording में click करेंगे तो already this one recording, है ना, इसमें देखेंगे। क्लास मटेरियल में तो ऑलरेडी आपके PPT वगैरह है, ठीक है, ऑलरेडी PPT अपलोड है। ठीक है, जैसे इसको मैं क्लिक करके दिखाऊं तो ऑलरेडी इसके अंदर खूब सारी PPT आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारी PPT आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स में आएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। हाँ जी सर, आपने अभी तक जितना कवर करा दिया है वो सब कुछ आएगा क्या हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में? सब कुछ तो नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी और वो डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। ऑलरेडी आपका सिलेबस कंसाइज है, छोटा सा है। ठीक है, तो सब कुछ नहीं आएगा, सब कुछ नहीं आएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, इम्पॉर्टेंट, बेसिक इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अभी यह है कि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और मैं पेपर इस तरीके से बोलूँगा तो ये इलीगल होता है ना कई बार कि ये क्वेश्चन सबमिट करते हैं ना, तो सर आप हाँ, मॉड्यूल वाइज कितने मॉड्यूल्स आएंगे? सारे मॉड्यूल्स रहेंगे, सारे। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 रहेगा, मॉड्यूल 2 रहेगा, इस तरीके से जो मॉड्यूल हैं उनमें पर्टिकुलर कुछ गिने चुने पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे आपका लास्ट मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 4, उसमें 5 एमिनेंट, है ना, जो भी योगी हैं उनको पढ़ना है, उनमें से कोई 2 आएगा। ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल 3 है, ये उपनिषद का चल रहा है इस समय, है ना, तो उसमें टोटल कितने उपनिषद हैं, तो टोटल 6 उपनिषद हैं। तो उन 6 उपनिषद में से कोई 3 या 4 उपनिषद की आइडियोलॉजी आएगी, है ना, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आप मेरे से पूछेंगे वो कौन से 2 आएंगे या कौन से 4 आएंगे, तो ये बता पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और वैसे भी सेशंस रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो ठीक नहीं लगता। ठीक है, चलिए, तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं और अब डिस्कस करेंगे हम लोग द कंसेप्ट ऑफ शांडिल्य उपनिषद। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद को और तैत्तिरीय उपनिषद को देखा, और हमने ये देखा कि ईशावास्य उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो काम क्या करते हैं, उनमें कौन कौन सी आइडियोलॉजी हैं, उनमें कौन कौन सी बातें हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद का यदि आपको कुछ रिकॉल आ रहा होगा, कुछ रिमेंबर होगा, तो हमने देखा था कि तैत्तिरीय उपनिषद जो है इट इज द ब्रांच ऑफ द यजुर्वेद एंड द पार्शियल ब्रांच ऑफ द कृष्ण, है ना, यजुर्वेद, हमने ये देखा था।
तो कृष्ण यजुर्वेद से निकला है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली। और सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या आइडियोलॉजी हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, हमने केवल और केवल थॉरली, है ना, ये देखने की कोशिश की थी। बहुत डीप में नहीं गए थे, हमने थोड़ा सा, है ना, चीज़ों को केवल थॉरली देखा है। तो यहाँ पर एसेंस ही पढ़ना है, उसका एसेंस पढ़ना है कि उपनिषद में एग्जैक्ट क्या है। आज जिस उपनिषद का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो उपनिषद जो है वो शांडिल्य उपनिषद है। शांडिल्य उपनिषद, है ना। तो शांडिल्य उपनिषद जो है वो अपने, इसके बारे में हम लोग बेसिक देखते हैं। तो जब आप योग उपनिषद की बात मैंने आपसे की थी, है ना, और योग उपनिषद में मैंने कहा था कि इसमें लगभग 20 उपनिषद हैं, उसमें से एक उपनिषद शांडिल्य उपनिषद भी है, ठीक है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ द अथर्ववेद, ठीक है, क्योंकि अथर्ववेद का ब्रांच है, अथर्ववेद से निकला हुआ है, ठीक है। एंड द डायलॉग बिटवीन द अथर्वन एंड द शांडिल्य, सो इट इज द डायलॉग बिटवीन अथर्वन ऋषि एंड शांडिल्य ऋषि। सो अथर्वन और शांडिल्य के बीच का डायलॉग है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि योगोपनिषद जो हैं, योगोपनिषद में बातें किसकी हैं, तो मैंने आपसे शेयर किया था कि योग उपनिषद में ज़्यादातर बातें हैं प्रैक्टिकल की। जैसे आप ये जो योग प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, आसन कैसे हैं, प्राणायाम कैसे हैं, कितने तरीके के मेडिटेशन हैं, कितने तरीके की धारणा है, कितने तरीके की समाधियां हैं, कितने तरीके के मुद्रा बंध हैं, इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस आप करते हैं वो सब योगोपनिषद में मिलता है। वो सारी चीज़ें योगोपनिषद में मिलती हैं। और योग के कितने उपनिषद हैं, सब ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टोटल 20 हियर इज मेंशन 20 योग उपनिषद, है ना। तो 20 योग उपनिषद है, उनमें से एक जो है वो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसका नाम शांडिल्य उपनिषद है। एक मजेदार चीज जो अभी तक आपने नोटिस की होगी वो क्या है कि जैसे हमने ईशावास्य उपनिषद और हमने जो तैत्तरीय उपनिषद को देखा, दे आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द उपनिषद। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद में लगभग 10 उपनिषद हैं, लगभग 10, जिसमें बातें ज्ञान की हैं, जिसमें बातें कॉस्मोगॉनी की हैं, जिसमें बातें मेटाफिजिकल कंसेप्ट हैं, जिसमें बातें व्हाट इज द यूनिवर्स, व्हाट इज द सोल, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस, ये सारी बातें हैं। मतलब उसमें कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें नहीं हैं, और हैं भी तो वो कम है। क्योंकि वो प्रिंसिपल उपनिषद इसलिए है क्योंकि उसमें लाइफ के प्रिंसिपल बताए गए, जीवन को कैसे जीना है, हाउ लाइफ मैनेज्ड, हाउ टू लिव विथ स्किलफुल, है ना, हाउ विथ लाइफ, लिव लाइफ विथ आर्टफुल। सो द आर्ट ऑफ लिविंग, द स्किलफुल लिविंग, द मैनेजफुल लिविंग। सो इस तरीके की जो बातें हैं वो किसमें हैं, तो वो बेसिक जो प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद जो 10 है ना, ऑलरेडी हमने देखा था, उसमें 2 हमने पढ़ा था, ईशावास्य और तैत्तरीय। तो वो प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद से रिलेटेड है। ये जो शांडिल्य उपनिषद है, इट इज अ योगोपनिषद। तो इसमें योग की बातें हैं, इसमें योग की प्रैक्टिसेस हैं, इसमें योग के एलिमेंट हैं, इसमें योग के स्टेप्स हैं, इसमें योग के ट्रेडिशंस हैं, उसमें योग की वैल्यू और योग की मेथडोलॉजी है। तो जो आपके सिलेबस में अभी तक आप आसन प्राणायाम वगैरह करते आ रहे हैं, ये जो 2 नए स्टूडेंट आए हैं वो मुझे सुन पा रहे हैं क्या, जो 2 नए हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा क्योंकि आप बिल्कुल, कहाँ से एंट्री हुई है आपकी, तो आपकी एंट्री बिल्कुल वैसे ही है कि मूवी खत्म होने में आधा घंटा बाकी है और आप अचानक से आते हैं, फिर आप पूछते हैं बाजू वाले से कि कौन सी मूवी है, तो बाजू वाले बोलते हैं कि ये शांडिल्य उपनिषद चल रहा है। अरे अच्छा, कितना हो गया है, शुरू में क्या हुआ था। तो आपको थोड़ा सा कोशिश करिएगा, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा। अदरवाइज आपकी कुछ पर्टिकुलर इधर स्टार कास्ट बैठे हुए हैं, ढेर सारे लोग हैं स्टार कास्टिंग में, है ना, तो उनसे भी आप थोड़ा सा कोशिश करिए, कांटेक्ट करिएगा और उनका सर खाइएगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे पढ़ाया है, कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं अभी तक, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए मेहनत का काम है, उस तरीके से कि हाँ, केवल और केवल आपको ये पूछना है कि क्या क्या कंसेप्ट हो गए, हमें क्या क्या देखना, ठीक है। तो जी। पहले का बैकग्राउंड रहा है तुम दोनों का,
थोड़ा बहुत सॉरी। बैकग्राउंड तुम्हारा पहले का योग का रहा है, कुछ योग के बारे में सीखा है? जी, हमने टीचर्स ट्रेनिंग की थी 200 और 300 आवर्स में। कहाँ से? श्री श्री योगा यूनिवर्सिटी और त्रिमूर्ति योगा। श्री श्री योगा यूनिवर्सिटी, जी ये उड़ीसा? हाँ, लेकिन ये बैंगलोर आश्रम में उनका कोर्स था। ओके, तो आप वहाँ हाँ, आश्रम में जाके किया या वर्चुअल किया, ऑनलाइन? नहीं नहीं, आश्रम में। मैं वॉलंटियर भी वहीं पे कर रही थी आश्रम में। मैं ओके। सीखा था। और जो दूसरे हैं, दूसरे एक और हैं, क्या नाम है? जी एक हाँ यस सर। हाँ, आपका कैसा है, आपने कहीं से सीखा है या कुछ? यस सर, मैंने फाउंडेशन कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स इन योगासना किया है मोरारजी देसाई से, ओके ऑफलाइन। और साथ में मैंने भी टीटीसीज किए हैं श्री श्री योगा और ऋषिकेश से। ओके ओके, तो आप मोरारजी देसाई की प्रोडक्ट हैं, तब तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को तो आपको पता होगा। थियोरिटिकल जी पे तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं वो लोग, तो यस यस। फिर भी थोड़ा बहुत पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा आइडिया। यस सर। तो चलिए ठीक है, क्योंकि आप मेरी क्लास में हैं तो मेरी क्लास जो है ये लगभग मान के चले कि हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप ऐसे समय में आए हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है वो आपको ज़्यादा प्ले करना पड़ेगा। मैं तो एक एज अ टीचर होने के नाते, है ना, एज शिक्षक होने के नाते, तो मैं तो गाइड कर दूंगा। लास्ट मोमेंट में आप सारी चीज़ें मेरे से व्यक्तिगत पूछ लीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में मैं भी हूँ, है ना? तो आप तो बीच में टाइम निकाल के मेरे से टाइम लीजिएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी। तो आपको जहाँ लगता है कि सब ये नहीं समझ में जी आया या ये कहाँ से मिलेगा, इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, या जो भी उसका रास्ता होगा वो बता देंगे। तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है MS टीम में, हम आप दोनों को जन को ऐड कर देंगे उसमें, तो आपको ऑलरेडी जब ऐड हो जाएंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं। जी चलिए, जी तो सर, थैंक यू। हाँ, तो शांडिल्य उपनिषद के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो शांडिल्य उपनिषद जो है वो योग के प्रैक्टिकल पार्ट को प्रेजेंट करता है, और जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है शांडिल्य उपनिषद, तो शांडिल्य जो है वो अपने आप में एक ऋषि हुए हैं। काफ़ी बड़ा नाम है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो किस पर किया है, तो उनका काम सबसे ज़्यादा जो है वो अष्टांग योग की प्रैक्टिसेस पे है। तो आप सभी को एक चीज़ पता होनी चाहिए, और पता होना ज़रूरी भी है, कि जो अष्टांग योग है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योग गिवन बाय द पतंजलि, लगभग आज से काफ़ी साल पहले, लगभग ईयर देखा जाए तो लगभग 2300 साल पहले, 2400 साल पहले पतंजलि आए और उन्होंने कंसेप्ट दिया, द प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, द मास्टरी ऑफ माइंड, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू प्यूरिफाइड एंड हाउ टू remove your all the vrittis. And the very famous definition of the yoga is yoga chitta vritti nirodha. So yoga chitta vritti nirodha is a very famous in the concept of Patanjali yoga. तो ये जो डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दिया वो आज की नहीं है, आज से 2300 साल पहले ये डेफिनेशन उन्होंने दिया था। और उन्होंने जो काम किया वो इस तरीके का काम कर दिया कि जितने भी उनके बाद आने वाले जो ट्रेडिशंस या स्कूल्स के लोग हैं, जो भी प्रैक्टिशनर हैं, जो भी मास्टर्स हैं, उन लोगों ने महर्षि पतंजलि को काफ़ी फॉलो किया, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने काफ़ी चीज़ें ऐसी दे दी थी कि लोगों ने उस पर चलना शुरू किया। और जो रास्ता महर्षि पतंजलि ने बताया, ये जो अष्टांग योग है, 8 लिम्ब है, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, it is a concept of Patanjali described in second chapter and 27 number sutra in the Patanjali Yoga Sutra. तो जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात बताई, उनका सबसे गहरी बात थी कि आप हर एक एलिमेंट की प्रैक्टिस करके यू अटेन द समाधि, you gain the samadhi, you get a samadhi, you get a self
है ना, सेल्फ ब्लिस, सुप्रीम ब्लिस, सुप्रीम डॉक्टराइन। तो हम जो भी प्रैक्टिसेस हम पढ़ें, वो सारी प्रैक्टिसेस से हम अपने आप को समाधि की तरफ लेके जा सकते हैं। ये कौन कहता है? ये महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि का जो कंसेप्ट है अष्टांग योग, जिसको समाधि योग कहते हैं, राज योग कहते हैं, योग सूत्र कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे दीजिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि आप यम की प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको समाधि की तरफ लेके चली जाएगी। अकेले केवल यम की प्रैक्टिस करते हैं, अकेले केवल नियम की प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट इज द नियम एंड व्हाट इज द यम। So yam is the your individual social hygiene and niyam is the your individual hygiene. So your ethical restraint, it's called a yama, and your particular hygienic restraint, individual ethics, it's called a niyama. So individual hygiene, individual ethics, it's called a niyama, है ना। तो ये यदि आप नियम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप समाधि की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं। आप आसना की प्रैक्टिस में कर रहे हैं तो भी समाधि की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं। आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी समाधि की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो पहला तरीका उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि कोई भी यदि हमें प्रैक्टिस करनी है तो उस प्रैक्टिस में जो सीक्वेंस है, उस प्रैक्टिस का जो एक बेसिक फाउंडेशन है, उस प्रैक्टिस की जो क्रोनोलॉजी है, उसे हमें मानना पड़ेगा। तो बोले जैसे, तो बोले यदि कोई भी प्रैक्टिशनर यम की प्रैक्टिस करता है या नियम की प्रैक्टिस कर रहा है और वो उसके लाइफ में है, तभी वो आसन की प्रैक्टिस में आए। सो क्वेश्चन ये उठता है कि सीधे आसन कोई करे तो क्या वो योगी नहीं हो सकता है? तो यहाँ महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? आसन इज द प्लेजर एंड द कंफर्ट एंड स्टडीनेस स्टेट ऑफ द माइंड एंड बॉडी। तो कोई भी आसन की प्रैक्टिस यदि आप अपने मन में निगेटिविटी लाके कर रहे हैं तो वो आसन आपको रियल इफेक्ट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, आप सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सुबह प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग, आपने कल किसी से झूठ बोला है ना, आपने कल किसी के आइडियोलॉजी की चोरी की होगी, है ना। यम इज द पर्टिकुलर योर सोशल हाइजीन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तो नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, है ना। इस तरीके के जो कंसेप्ट हैं, तो हम डे टू डे लाइफ में हम ये सब कुछ करते हैं। हम यदि किसी को का मर्डर नहीं करते हैं फिजिकली, तो हम मेंटली मर्डर तो कर देते हैं, मेंटली हम उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो पतंजलि क्या कहते हैं कि यदि आप आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका मेंटल स्टेट जो है वो मेंटली नॉन है ना, वायलेंट हो गया है, वायलेंस, तो उस वायलेंट मूड के साथ जब आप कोई आसन को करेंगे, इफेक्ट जो है वो बिल्कुल आपके वायलेंट मूड के अकॉर्डिंग होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जैसा आपके मूड की एनर्जी होती है, जैसे आपकी माइंड की एनर्जी होती है, वैसे जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस वैसी ही एनर्जी को क्रिएट करती है। यदि आप प्राणायाम कर रहे हैं और आपके मूड में, आपके मन में, आप आंखें बंद करके केवल और केवल आप प्राणायाम कर रहे हैं और आपके मन में उस पर्सन को लेके बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप जेलस फील कर रहे हैं, हैट्रेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में उसको लेकर, तो आप ध्यान रखिए कि वो प्राण आपके पूरी बॉडी में उसी जेलस, उसी हैट्रेड और उसी तमाम कंडीशंस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। इसीलिए प्राणायाम और आसन करने के पहले यम और नियम बताए गए। क्यों? ताकि आपके माइंड की एनर्जी बैलेंस रहे। आप यम जानते हैं ना, यम के बारे में सुना है ना सभी ने, यम। यस सर। उसको डिटेल करने की जरूरत तो नहीं है ना। नो सर। तो यदि आपने यम सुना है तो उस यम से रिलेटेड जो आपका बिहेवियर है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये बिहेवियर हमारी लाइफ में देखे कहाँ पर किस तरीके से टकराते हैं। अपरिग्रह, अस्तेय, अस्तेय इज द नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का मतलब आपने सुना है चोरी न करना, केवल इतना मतलब नहीं होता अस्तेय का।
आप अपने आप की एनर्जी भी चुरा रहे हैं, आप अपने आप की मेहनत चुरा रहे हैं, आप अपने आप का एफर्ट चुरा रहे हैं, वो भी अस्तेय है। कितने लेजी हैं हम अपने आप का परिश्रम चुरा रहे हैं। परिश्रम मीन्स एफर्ट, प्रैक्टिस। कितने लेजी हैं हम, ये कि हम किसी की आइडियोलॉजी चुरा रहे हैं। तो अस्तेय का मतलब यही बस नहीं होता है कि यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टी पे आपने अपना हक जता लिया, उसको चुरा लिया, उससे बिना पूछे ले लिया। इट इज अ वेरी ग्रॉस मीनिंग ऑफ द अस्तेय। हमारी लाइफ में देखें कितने कामचोर हैं। वर्चुअल में तो ज्यादा अस्तेय होता है ना। वर्चुअल सेशन, जितने ऑनलाइन सेशन हम करते हैं उसमें अस्तेय तो बड़ा गहरे तरीके से होता है। हम लेक्चर भी सुन रहे होते हैं और अपना दूसरा काम भी कर रहे होते हैं। दरबार भी कर रहे हैं, गॉसिप भी कर रहे हैं, लेक्चर भी चल रहा है, सामने वाला बेचारा बक 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 चल रहा है और ये अपना काम कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ? अस्तेय। आप चोरी तो कर रहे हैं ना, यहाँ पे समय की चोरी तो कर रहे हैं ना। जिस व्यक्ति ने आपको समय दिया है, आप उस व्यक्ति के समय को ना ध्यान रखें, उसको आप तवज्जो नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे और आप अपना कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने समय की चोरी कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि उसका समय आपका समय है ना। 1 आवर का कमिटमेंट हमारा आपका है, फिक्स है। 1 आवर का हमारा आपका कमिटमेंट है कि हम आप साथ में रहेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उस 1 आवर में से में अपने आप को चुराना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, अपने माइंड को कहीं और लगाना चाहते हैं। ये भी अस्तेय है, ये भी अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। तो पतंजलि की जो भी आइडियोलॉजी है, वो सारी आइडियोलॉजी इतनी प्यारी है, इतनी व्यवस्थित है कि आप कोई एक फॉलो कर लीजिए, कोई एक। हम नहीं कहते हैं आप पूरा यम करिए फॉलो, कोई एक फॉलो कर लीजिए। आप नॉन वायलेंट हो जाइए, नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंस का मतलब हिंसा ना करना, इट्स अ नॉन वायलेंस ये नहीं है, इट्स अ ग्रॉस मीनिंग। नॉन वायलेंस का जस्ट अपोजिट करिए, जस्ट लैटरल मीनिंग करिए और पैरेलल मीनिंग, प्यार करना, केयर करना, कंपैशन, करुणा, इट इज द नॉन वायलेंस। ना हमारे दिमाग, तो हमारा दिमाग जो है, हमारा मन जो है, इन चीजों को नहीं समझता है। और यदि आप किसी से को प्यार से बात करो, करेगा। यदि आप किसी को हिंसा ना करो तो उसको समझ में नहीं आएगा ये मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ हिंसा किसी की। तो हमेशा चीजों को जस्ट पैरेलल मीनिंग में भी ले जाके देखिए, पैरेलल मीनिंग में। करुणा, कंपैशन, लव, केयर, खुद से कितना प्यार करते हैं? पहला सवाल, खुद से कितना करते हैं? यदि आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप खुद से हिंसा कर रहे हैं, वायलेंट बिहेवियर खुद से कर रहे हैं। तो पतंजलि का यम का प्रिंसिपल तो टूट गया ना, प्रिंसिपल टूट गया। सो कोई एक हम फॉलो करने लगते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कहते हैं अरे छोड़ना, जान दे, क्या होता है, नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आप सोचिए हम कैसे कैसे स्टेटमेंट अपने माइंड को देते हैं, और जैसे माइंड को स्टेटमेंट देते हैं, इट इज अ ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। आप जब ये कहते हैं ना, अरे चलना देख लेंगे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे भाई क्या दिक्कत है,
ये स्टेटमेंट जैसे आपके माइंड में गया, आपके माइंड की फर्टिलिटी जो है वो इनफर्टाइल हो गई। आपके मन की जो एक क्रिएटिव पावर थी, आपके मन के अंदर जो एक डेवलपमेंट एनर्जी थी, आपके मन के अंदर जो एक फर्टाइल एनर्जी थी जो विकसित हो सकती थी, अब वो ऐसे ऐसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट से वो रेजिड होती जा रही है। इसलिए जैसे कई बार आप देते हैं ना ऐसे ऐसे शब्द, हम बोलते हैं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे पर्टिकुलर वर्ड हैं जो आप अपने प्रति वायलेंट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं ऐसे शब्द डाल के। तो ऐसे शब्द नहीं डालने। इसीलिए अष्टांग योग को जब पढ़ेंगे आप, क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं तो अभी भी पढ़ता ही हूँ, स्टूडेंट अभी भी हूँ, भले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक पोजीशन पे आके। आप जितना सोसाइटी को ऑब्जर्व करिए, आप खुद को ऑब्जर्व करिए, खुद को ऑब्जर्व करिए। तकलीफ होती है तो हम तकलीफ को से बचना चाहते हैं। आपको कोई पेन हो रहा है, मेंटल पेन हो रहा है, इमोशनल पेन हो रहा है, इंटेलेक्चुअल पेन हो रहा है, हम उससे बचना चाहेंगे। क्योंकि वो जो वायलेंस हो रहा है ना, हम उसको फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वायलेंस, इस तरीके का वायलेंस हमारे अंदर हो, जब भी हम तकलीफ में हो, जब भी हमारा मन तनाव में हो, जस्ट टू ऑब्जर्व, जो कर रहे हो उस पर गौर करिए कि किस वजह से हमें तकलीफ में हूं, और जो कर रहे हैं यदि उस वजह से हैं उसको ठीक करिए। तो अष्टांग योग जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ साहब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, महर्षि पतंजलि ने कह दिया, सुन लिया आप लोगों ने, काम खत्म, ऐसा नहीं। ये हम कोशिश करें कि इनके कुछ पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो मॉरलिटी है, वैल्यू है, इथिक्स है, हम इनको आगे लेके चलें। तो जब आप इनको आगे लेके चलेंगे तो कहानी बड़ी प्यारी होगी, बड़ी प्यारी। और शांडिल्य उपनिषद में महर्षि शांडिल्य ने यही जिम्मेदारी दी कि कैसे हम अपने अष्टांग योग के वैल्यू को लोगों के बीच पहुंचा पाए। कुछ खासियत है इस उपनिषद की जो महर्षि पतंजलि का इन्फ्लुएंस दिखता है इस पे, महर्षि पतंजलि की आइडियोलॉजी इस पे दिखती है ना। लेकिन शांडिल्य जो है, भाई कई बार होता है ना कि यदि ब्रजेश ने कोई किताब लिखी, तो ब्रजेश ने कोई बुक लिखी और उसी बुक को मनमोहन लिखने वाले हैं, तो मनमोहन क्या करेंगे, मनमोहन ब्रजेश को भी कोट करेंगे और अपनी भी आइडियोलॉजी बताएंगे, तभी तो वो सक्सेस होंगे ना। अदरवाइज ब्रजेश ही नहीं कह देंगे कि मेरा ही तो मटेरियल उसने उतारा है, यही होगा ना। तो जब आप कोई किसी की आइडियोलॉजी को लेकर लिखते हैं तो आप उसकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं प्लस अपनी भी बात रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब ये यम की बात करते हैं तो पतंजलि के यम की बात तो करते हैं, साथ साथ अपने 10 है ना, 5 और ऐड कर देते हैं अपने यम, और नियम जो है 5 और ऐड कर देते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि हाउ मेनी टाइप ऑफ यम? 5 टाइप्स। कौन कौन से हैं? यम यम तो ये यम। नियम है। देखो आपस में तो करने लगे। यस, वेरी गुड। अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। और आगे? सर यम के सर 5 ही पार्ट है। हाँ 5 हैं। इसको फिर से रिपीट करिए, एग्जैक्ट नहीं समझ आया मुझे।
सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह अपरिग्रह। एंड ब्रह्मचर्य। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको क्या कहते हैं? सोशल हाइजीन। इट इज द यम, इट इज द सोशल हाइजीन, इट इज द योर सोशल पर्सनालिटी, इट इज द कोड कंडक्ट ऑफ मॉरल वैल्यू। हमारा सामाजिक चेहरा कैसा होना चाहिए, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, हमारी सोसाइटी में किस तरीके से हमारा चेहरा होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए। ये कौन बोलते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो सोसाइटी का जो आपका चेहरा हो, जो सोसाइटी को इफेक्ट करेगा। तो जिस सोसाइटी में यम की प्रैक्टिस होती है, जिस सोसाइटी में यम की प्रैक्टिस होगी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इसकी प्रैक्टिस होगी, उस सोसाइटी का कल्चरल वैल्यू बहुत हाई होगा, उस सोसाइटी का एथिकल वैल्यू बहुत हाई होगा, उस सोसाइटी का मॉरल वैल्यू बहुत हाई होगा। और मॉरल वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है? कि उस सोसाइटी में क्राइम रेट 0 होगा, उस सोसाइटी में क्राइम रेट, क्रिमिनल अफेयर्स 0 होंगे। जिस सोसाइटी में क्राइम रेट ज्यादा है, आप उस सोसाइटी का यम वाला पार्ट एनालिसिस कर लीजिए। बीच में आज से 4 साल पहले, 4-5 साल पहले, 2016 दिल्ली में एक बहुत बड़ा केस हुआ, निर्भया कांड। और जरूरी नहीं है कि वो निर्भया कांड जो 2016 में हुआ, उससे पहले और कोई घटना हुई नहीं थी, बहुत हुई थी। वो तो एक इस तरीके का कैंपेन बना, एक ऐसी तरीके की मूवमेंट बनी, एक मुहिम बनी कि लोग जुड़े, लोगों की अवेयरनेस जुड़ी, लोगों ने जस्टिस के लिए डिमांड किया। और जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार हैं, महिलाओं पे हो रहे जो केसेस हैं, जो क्राइम हैं, है ना, उसको लेकर सरकार जो है वो स्पेसिफिक कानून बनाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2016 से पहले कभी रेप नहीं हुआ? 2016 से पहले कभी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या 2016 से पहले कभी भी जो हमारे जो वुमेन हैं, घर की जो वुमेन हैं, उनके साथ कोई क्राइम नहीं हुआ? इसका जवाब मिलता है कि हुआ, और उससे पहले भी मुहिम चली। आप सोचिए कि जिस सोसाइटी में दहेज प्रथा चलती थी, डॉरी एक्ट, और डॉरी एक्ट 1987 में डॉरी एक्ट आया। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे लोग हैं जो लड़कियों से शादी नहीं करते, वो उनकी संपत्तियों से शादी करते हैं। तो डिमांडिंग मैरिज, तब कंडीशन अप्लाई, डिमांडिंग मैरिज कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और वहाँ इस तरीके की हरकतें हैं। तो आप ये देखें कि उस सोसाइटी का यम कंसेप्ट, यम, द कंसेप्ट ऑफ यम इन द पर्टिकुलर दिस सोसाइटी कैसा है। तो बड़ा बकवास है। तो सोशल हेल्थ यदि किसी सोसाइटी की आपको ठीक करनी है, तो यम की प्रैक्टिस हमें करना है। और हम सब जिम्मेदार हैं उस तकलीफ के। यदि कोई केस होता है, निर्भया कांड जैसा कोई केस होता है दिल्ली में, या हर जगह होते हैं इस तरीके के केस पाए जाते हैं, हम आप सब उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है ना, और उस सोसाइटी में हम रहते हैं। हमारा चेहरा उस तरीके का है नहीं, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में, उस क्राइम में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। यदि आप सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप अस्तेय का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप बुराइयों के और आप तकलीफों को, आपको क्राइम को लेके आप उसका विरोध करना भी सीखेंगे। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि एक थप्पड़ मार दो और ऐसे गाल पोंछ के आशीर्वाद दे दो। इट्स नॉट अहिंसा। अहिंसा ये नहीं है कि साहब आपके मुंह में कोई थूक के चला गया, आपने उसको ऐसे पोंछ लिया और बुद्ध की तरह आपने आशीर्वाद दे दिया।
बुद्ध की अहिंसा को लोग गलत मायने में समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह कि यदि कोई आपको थप्पड़ मारता है, कोई यदि आपको थप्पड़ मारता है तो आपके अंदर इतनी अहिंसा, इतना कंपैशन होना चाहिए कि उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आ जाए। और फिर भी यदि वो व्यक्ति नहीं चेंज हो रहा है तो फिर आप करुणा का मतलब है, आपने देखा है करुणा का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। आप डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर्स आपकी सर्जरी करता है। जब उसको लगता है कि शुरू में ये बीमारी को दवाई से ट्रीट कर दे हैं तो वो शुरू में आपको कुछ मेडिसिन देगा, आप वो मेडिसिन लेंगे और प्रॉपर लेते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर को जब लगेगा कि नहीं, ये जो तकलीफ है ये पेशेंट की जान ले सकती है, तो वो क्या करेगा, वो उस बीमारी की सर्जरी करेगा। तो अब डॉक्टर सर्जरी करेगा पेशेंट की, तो अब इसको आप वायलेंस कहेंगे क्या? नहीं, ये वायलेंस नहीं, इट इज द कंपैशन। वो पेशेंट की जान बचाने के लिए जो किया गया उपयोग है, जो किया गया प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, टेक्निक है, मेथडोलॉजी है, वो अहिंसा है। सो आपकी सोसाइटी में जब कभी इस तरीके की चीजें आए जो आपकी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएं, सो आप सर्जन बनिए, वहां पर आप सर्जरी करिए, आप उसको बाहर निकालिए। इट्स कॉल्ड अहिंसा। ये अहिंसा के इतने गहरे मतलब हैं। ये नहीं कि हाँ साहब हम थप्पड़ खा लिए, दूसरा गाल आगे बढ़ा दिए, फिर थप्पड़ खा लिए, फिर तीसरे के लिए फिर वो लगे रहो मुन्ना भाई। ये मुन्ना भाई वे MBBS का शायद डायलॉग है कि बापू ने तीसरे के लिए कुछ कहा ही नहीं तो तीसरे पे आप काम करो। इट इज़ अ वेरी ग्रॉस एंड स्टूपिड मीनिंग लाइक दिस, है ना ये। तो हम परिभाषा को उस तरीके से समझें, डेफिनेशन को वैसा समझें जैसे वो बनाई गई। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम कोई क्रिएशन करते हैं, कोई किताब लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि मैंने बताया कि ब्रजेश ने कोई किताब लिखी है और ब्रजेश का टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ब्रजेश ने एक टॉपिक लिया है और उसका नाम है द यौगिक कॉस्मोगॉनी। अब मनमोहन भी उसी पर बुक लिखेंगे, तो मनमोहन क्या करेंगे, मनमोहन ब्रजेश की आइडियोलॉजी को, ब्रजेश की जो विचारधारा है, ब्रजेश के जो कंटेंट हैं, कोर्स कंटेंट हैं, मनमोहन उसको सपोर्ट करते हुए अपनी भी बातें करेंगे। तभी तो वो मनमोहन कहलाएंगे ना, कि हाँ उन्होंने कुछ किया। उन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया ब्रजेश को, तो काहे को मनमोहन कहलाएंगे वो? फिर तो उन्होंने मेरे आइडिया को चुराया है। तो जब वो उस आइडिया में अपना कुछ ऐड करेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन फिर कहलाएगा। सो यहाँ भी आप देखिए, देयर इज शांडिल्य उपनिषद, महर्षि शांडिल्य डिस्क्राइब्ड इन 10 यमा एंड 10 नियमास। महर्षि पतंजलि 5 यम और 5 नियम की बात करते हैं, ये 10 यम और 10 नियम की बात करते हैं, है ना। सो हियर द मेंशन द पर्टिकुलर टेक्स्ट इन प्राइमरी फोकस्ड ऑन द योग टेक्निक and among the most detailed the Upanishadic crafts with the dedicate of yoga. So यहाँ पर अष्टांग योग की बात ये भी करते हैं। So यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान and समाधि। How many? 8. How many? Right? 8. कौन कौन से? 10 यम, 10 नियम, 8 asana, 3 pranayam, 5 pratyahar, 5 kind of dharana, 2 type of dhyan and 1 type of samadhi. 1 type of samadhi. तो यहाँ भी अष्टांग योग की बात है। और महर्षि पतंजलि का जब आप अष्टांग योग पढ़ोगे, अष्टांग योग पढ़ा है आप में से किसी ने महर्षि पतंजलि को? किसी ने पढ़ा है? तो कितने टाइप के आसन है पतंजलि योग सूत्र में, पातंजलि योग सूत्र में? सर उसमें नंबर ऑफ आसनास या नाम आसनास का मेंशन नहीं है सर। क्यों नहीं मेंशन किया महर्षि पतंजलि ने? करना चाहिए था ना। सर उनके जो सूत्र में है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जिस भी पोस्चर में आप स्टेबल हैं
पीसफुल है वही आसन उन्होंने बोला है. As such there is no asana specific. और प्रत्याहार के कितने टाइप हैं? सर मुझे नहीं पता सर टाइप के बारे में. सर मैंने खाली प्रत्याहार के बारे में पढ़ा है. ओके, धारणा के टाइप हैं क्या? ध्यान के टाइप्स हैं वहां पे पातंजलि सूत्र में? सर ध्यान के है टाइप. अच्छा, बताया उन्होंने कौन कौन से टाइप हैं? सर मुझे आई एम नॉट श्योर, बट सर मैंने पढ़ा हुआ है पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ एंड रूपातीत के बारे में पढ़ा हुआ है सर मैंने. ये पतंजलि के ध्यान है? सर आई एम नॉट श्योर सर, मेरे ख्याल से नहीं है. एक्चुअली पतंजलि ने बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे टाइप्स नहीं बताए. उन्होंने यम के टाइप तो बता दिए, नियम के टाइप बता दिए. आसन को उन्होंने क्या कहा? आसन जो है स्टेट ऑफ द माइंड एंड स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड विच आर रिलेट टू पीसफुल, स्टडीनेस एंड कंफर्टेबल. उन्होंने ये बताया कि साहब आप जो हम अभी कर रहे हैं, जो आप लोग करते हैं, ढेर सारे पोस्चर करते हैं ना, कल्चरल पोस्चर करते हैं, बैलेंसिंग है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ट्विस्टिंग है, इंट्रोवर्टेड है, एडवांस पोस्चर्स हैं. तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि ये भी नहीं कहते कि ये सब आसन नहीं है. महर्षि पतंजलि सिंपल एक डेफिनेशन लेके आ जाते हैं. वो कहते हैं कि आसन का मतलब है जिस पोजीशन पे आप अपने मन को और अपने शरीर को एक पीसफुल ट्रांस में लेके चले जाएं. तो यदि आप वृक्ष आसन करते करते यदि आप ट्रांस में चले जाते हैं तो वृक्ष आसन आसन है. यदि आप शलभासन करते करते आप अपने माइंड एंड बॉडी को ट्रांस में लेके जा सकते हैं, स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक बैठे रह सकते हैं लंबे समय तक, तो वो आसन आसन है. ठीक है. तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि जो हैं वो बात इसकी करते हैं. तो यहाँ महर्षि पतंजलि जो बात करते हैं वो वेरिएशंस की बात नहीं करते. दे टॉक अबाउट द कंडीशंस. They talk about the condition. So asana is the condition. प्रत्याहार is the condition. It is a सारी practices जो है वो कैसी है? एक condition है, एक दशा है. भले हम उसको कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने प्रत्याहार के टाइप नहीं बताए, धारणा के टाइप नहीं बताए, ध्यान के टाइप नहीं बताए. हाँ, प्राणायाम के जरूर टाइप्स बताए हैं. 4 टाइप के प्राणायाम से उन्होंने बता दिए. तो यहाँ पर आप देखिए खासियत क्या है इनकी. तो यहाँ पे शांडिल्य उपनिषद में ये बात करते हैं द 5 टाइप ऑफ प्रत्याहार, 3 टाइप ऑफ प्राणायाम, 8 टाइप ऑफ आसना, 2 टाइप ऑफ ध्यान एंड 1 टाइप ऑफ समाधि. ये बातें केवल इनकी है. ठीक है. तो इस तरीके से ये बातें करते हैं. तो यहाँ पर आपको शायद अगली स्लाइड अभी देखेंगे थोड़ी देर में, उस स्लाइड में ये कंसेप्ट है. ठीक है. तो हम लोग अभी कल मिलेंगे, तो कल हम इस पूरे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे कि महर्षि जो शांडिल्य उपनिषद में जो एक स्ट्रक्चर है उनके चैप्टर के, क्योंकि 3 चैप्टर में डिवाइड है. और जो फर्स्ट चैप्टर है तो बेस्ड ऑन अष्टांग योग, सेकेंड चैप्टर जो है बेस्ड ऑन द ब्रह्म विद्या, एंड थर्ड चैप्टर जो है इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर concept of ब्रह्म, सकल ब्रह्म, निसकल ब्रह्म, शकल निसकल ब्रह्म. दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा इनको अगली क्लास में, है ना, अगला जो हमारा सेशन होगा कल. ठीक है. तो कल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आसन हैं, कौन कौन से प्राणायाम हैं, कौन कौन सी बातें जो हैं वो शांडिल्य ऋषि करते हैं. ठीक है. तो आज जो है किसी के सवाल हों तो क्वेश्चंस करते हैं, अदरवाइज शांति पाठ करते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अभी तक नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन. ऐसा ही होता है ना.
तो किसी के कोई सवाल नहीं है, फिर मैं करूं? अजीत, सुमित, सुन भी रहे हो कि नहीं आप लोग? सुमित, सब खो गए। यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, फिर शांति पाठ। नो सर। चलिए ठीक है, फिर शांति पाठ करते हैं। शांति। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ये पीपीटी जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। आप लोग कल जब आइएगा तो थोड़ा सा पीपीटी देख के भी आए, है ना, पीपीटी में क्या है कैसा है, और कल की बातें हम लोग करेंगे। दूसरा, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट पेज पे चल रहे हैं, तो अभी भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना सिलेबस देखिए, अपने कंटेंट मटेरियल देखिए, जो चीज़ें आपको समझ नहीं है आई हैं, बीच बीच में आप मुझे, है ना, टेक्स्ट करते रहिए कि साहब ये समझना है, ये जानना है, तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके, नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर।